गुड इवनिंग पूनम। गुड इवनिंग कुलविंदर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है देखिए, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। वैसे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, क्योंकि हम क्या है, हम ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। आपके +2 से हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम जो हमारे भारतवर्ष की या मतलब एशिया की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग अंकुश। तो आज की क्लास हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये जो इसका टाइम पीरियड है देखिए, ये कब आपकी स्टार्ट हुई। जैसे ही आपकी जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं देखिए, उन्हीं के साथ साथ क्या है, आपकी हड़प्पा सभ्यता भी कहाँ थी, हमारे भारत में प्रचलित थी। और जो मैंने कल आपको बताया था कि टेक्निक की नजर से देखेंगे हम, तब आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पहले आती थी। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखेंगे, तब हड़प्पा सभ्यता क्या है, वो आपके जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां उनसे क्या आती थी, पहले आती थी। तो ये बात होगी हमारी टाइमलाइन की। अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो हड़प्पा संस्कृति है देखिए, उसको क्या किया है, हिस्टोरियंस ने इसको क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। और ये जो 3 भाग डिवाइड किए हैं, ये किसके अकॉर्डिंग किए गए हैं, ये किए गए हैं जो हमारी C14 पद्धति है देखिए, तिथियों के निर्धारण करने के लिए। इसके बारे में हमने प्रीवियस जो हमारी क्लासेज हुई है उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो है, ये एक टाइम मतलब जो तिथियां होती थी उसके बारे में जानने के लिए एक पद्धति होती थी। ठीक है। तो इसके आधार पे क्या किया गया है, आपके हड़प्पा संस्कृति को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहली जो आपकी पहला जो चरण है वो है आपका आरंभिक या प्राक हड़प्पन सभ्यता, मतलब जो पूर्व की हड़प्पा सभ्यता है। और इसका टाइम पीरियड क्या किया गया है, मोटे तौर पे वो किया है आपका 3200 से लेकर 2600 BC तक। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम दूसरा जो चरण आता है देखिए, वो आता है आपका परिपक्व हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड किया गया है डिसाइड, वो किया गया है आपका 2600 BC से लेकर आपका 1900 BC तक। ठीक है। ये बात होगी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की। अब हम आगे चलते हैं आपके उत्तर हड़प्पा की ओर, या जो परिपक्व हड़प्पा के बाद वाला टाइम आया, वो है आपका 1900 से लेकर 1300 BC तक का टाइम। ये हो गया क्लियर कि 3 भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम करते हैं क्षेत्रीयकरण की बात, यानी जो रीजनल जो इरा है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमने देखिए आपको ताम्र पाषाणिक जो संस्कृतियां भी बताई है, वो संस्कृतियां भी क्या थी, वो भी ग्रामीण संस्कृतियां थी। इसलिए वो जो ग्रामीण वाला एरिया है वो इसमें आता है क्षेत्रीयकरण में। और आपका प्राक हड़प्पा सभ्यता है वो भी किस में आती है, वो भी आपके क्षेत्रीयकरण में आती है। आगे हम चलते हैं एकीकरण की ओर। एकीकरण में क्या आता है आपका, देखिए इसमें आता है आपका परिपक्व या विकसित हड़प्पा सभ्यता। एकीकरण मतलब जब बड़े बड़े नगरों का उत्थान हुआ, आपके हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगर आए, मतलब विकास में आए, तो वो आपका एकीकरण वाला टाइम हो गया। आगे आगे जो आगे वाला टॉपिक है वो है स्थानीयकरण, मतलब जो कि जब आपका उत्तर हड़प्पा काल आया, जब हड़प्पा का पतन होने वाला था देखिए, वो वाला टाइम आया। उसके बाद क्या हुआ, आपकी वैदिक संस्कृति आई। और जो वैदिक संस्कृति भी थी वो क्या थी, वो भी आपकी ग्रामीण संस्कृति थी। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया कि किस तरह से 3 भागों में हम क्या करते हैं, हड़प्पा के जो चरण है उनको डिवाइड करते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम इन तीनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर है, उसके बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो प्राक सिंधु जो बस्तियां हैं, ये क्या है, ये आपका जो नव पाषाण काल है वहां उस टाइम से चली आ रही है। और जो विकसित सिंधु घाटी सभ्यता है, उनके बीच का जो टाइम पीरियड है
वो वाला टाइम क्या है, वो आपकी प्राक सैंधव बस्तियां है या प्राक सैंधव जो कल्चर है वो आता है इसमें। ठीक है, ये जो नामकरण दिया है देखिए, प्राक हड़प्पा सभ्यता या अर्ली हड़प्पन कल्चर, ये नाम दिया है आपके रफीक मुगल ने। और ये कहाँ के हिस्टोरियन थे, ये थे आपके पाकिस्तान के हिस्टोरियन। ठीक है, तो ये बात होगी, नामकरण इन्होंने किया है। आगे देखिए, जो प्राक सैंधव संस्कृतियों को अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में भी पढ़ा था कि वो संस्कृतियां क्या थी, वो ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो इसमें जो संस्कृतियां आती है उनको भी ग्रामीण जो क्षेत्रीय, मतलब एक किसी क्षेत्र पर्टिकुलर को लेकर जो चलती थी संस्कृतियां, वो हम इसमें विभाजित करते हैं। इसमें देखिए कुछ नाम दिए गए हैं आपके, जैसे क्वेटा हो गया, नाल हो गया, कुल्ली हो गया, जॉब हो गया और सोथी। देखिए, जो क्वेटा, नाल, कुल्ली, जॉब, ये वाली जो संस्कृतियां है ये किस एरिया में फली फूली, आपके पाकिस्तान वाले एरिया में फली फूली। और जो सोथी थी ये हमने आपको कल बताया था, ये चली थी आपके राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं देखिए आगे कि स्थान, जो इसके मेन जो स्थल थे, जो इसके प्लेस मेन थे, वो कहाँ कहाँ थे। बलूचिस्तान की बात हम सबसे पहले करेंगे, ये हमने प्रीवियस ईयर की क्लास में भी पढ़ा है। जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से देखिए हमें क्या क्या स्थान मिले हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेटा, नाल, कुल्ली, मेही, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद और नौशारो एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ये जो स्थान है ये मेन स्थान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके मेहरगढ़ की। जो मेहरगढ़ है देखिए, वो आपका लीन क्या है, महत्वपूर्ण एक स्थल है जिसके बारे में हमने नवपाषाण काल वाले टाइम पीरियड में देख लिया है। जो आपका मेहरगढ़ है वो नवपाषाण काल से चलकर आपके हड़प्पा सभ्यता तक क्या चलता रहा, उसका टाइम पीरियड चलता रहा। तो ये जो स्थल है देखिए, ये प्राक सैंधव संस्कृति का सबसे प्राचीन स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिला है, हमें सैंधव जो सभ्यता है उसकी सबसे प्राचीन क्या मिली है, महिला की मूर्ति मिली है। सबसे प्राचीन जो स्त्री मूर्ति है वो हमें कहाँ से मिली है, मेहरगढ़ से मिली है। और इसके अलावा जो नौशारो और मेहरगढ़ है, वहां से जितनी भी हमें ये स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, उनकी क्या विशेषता है, उनकी ये विशेषता है कि उनकी मांग में हमें क्या मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं, देखिए ये देखिए, ये वाला जो चित्र है ये है जो हमें मेहरगढ़ से आपकी जो फीमेल की जो आपकी स्टैच्यू मिला है, ये वाला है वो महिला चित्र जो मेहरगढ़ से मिला है। इसके अलावा यहाँ आपको कुछ पॉटरीज या कुछ बर्तन या मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये मेहरगढ़ से हमें मिले हैं। कि देखिए किस तरह से उस जमाने में मेहरगढ़ के लोग अपने जो बर्तन होते थे उनको बनाते थे। बड़े वाले बर्तन अनाज वगैरह के लिए बनाए जाते थे, छोटे वाले बर्तन जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए या कुछ और सामान रखने के लिए क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। और बर्तन कुछ ऐसे भी होते थे जिसमें पानी वगैरह के लिए रखे जाते, तो इस तरह के बर्तन जो बनाए जाते थे। तो ये बात हो गई मेहरगढ़ की। आगे हम बात करते हैं नाल की। नाल के बारे में हमने पहले भी देख लिया था आपकी प्रीवियस क्लास में। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला है, यहाँ से हमें जल प्रबंध प्रणाली के बारे में पता चला है कि यहाँ के लोग आपके जल का किस तरह से संरक्षण करते थे, किस तरह से उन्होंने नालियां बनाई होती थी। आपके साइंटिफिक तरीके से उन्होंने नालियां बनाई होती थी, पर जो नालियों में जो ईंटें यूज की जाती थी वो होती थी आपकी कच्ची ईंटें। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो कृषि की जाती थी यहाँ पे देखिए, वहाँ जो कृषि के लिए जो पानी की व्यवस्था की जाती थी वो आपके बांधों और नहरों से की जाती थी। ये जो विशेषता है हमें प्राक सैंधव जो नाल संस्कृति है वहां से मिली है। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिला है, एक गरुड़ की आकृति वाली मोहर मिली है, जिसमें गरुड़ क्या है, मुंह में अपने सांप को लिए हुए है। तो ये होगी नाल की विशेषता। बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ और नाल हमने डिस्कस कर लिया। अब जो पाकिस्तान का सिंध वाला प्रांत है उसमें जो आपके प्राक हड़प्पा स्थल है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले है देखिए, वो है आपका कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी 1955 में फजल अहमद ने।
ठीक है, तो ये आ सकता है आपको एग्जाम में। और दूसरा देखिए, यहाँ से हमें चीजें क्या मिले हैं, यहाँ से हमें मिट्टी की ईंटें मिली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिट्टी के ईंटें मिली हैं और उन ईंटों से क्या बनाई गई है, आपकी सुरक्षा जो दीवार होती थी, ठीक है, वो बनाई गई है। और यहाँ से हमें कैसे मृद भांड मिले हैं, वेयर मिले हैं, आपकी पॉटरी मिली है, जिसमें कि सींग वाले देवता का क्या किया गया है, अंकन किया गया है। ये हो गया क्लियर। और साथ में जो यहाँ के मृद भांड है, उनमें हमें क्या मिलता है, वहां हमें पीपल के पत्तों का अंकन मिलता है। तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि इनके जो पूज्य देवता थे वो आपके सींग वाले देवता थे, और साथ में ये क्या करते थे, पीपल को पूजनीय मानते थे। और कोट दीजी से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से हमें अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कि ये जो जगह है ये आपके अग्नि में जल गई थी, मतलब उस जमाने में, और उसके साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। तो ये बात होगी कोटकी जी की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आमरी, आमरी भी आपके सिंध प्रांत में आता है, आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह है। इसकी खोज देखिए 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी। ओके, और 1200 जब 1936 ईस्वी में जो ये आपके मजूमदार है, देखिए इनकी जो हत्या है, डकैतों ने इनकी हत्या कर ली है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इनकी हत्या डकैतों ने कर ली थी 1936 ईस्वी में। और यहाँ से आमरी से हमें क्या पता चलता है, आमरी से हमें बारहसिंगा के प्रमाण मिले हैं, जो बारहसिंगा है उसके प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ से क्या मिला है, राइनो यानी गैंडा, गैंडे की हड्डियां हमें एकमात्र स्थान है जहां से हमें क्या मिला है, गैंडे की हड्डियां मिली है। ये वाला जो आपकी लाइन है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये आ सकता है कि किस प्राग हड़प्पा स्थल से हमें गैंडे की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर होगा आपका आमरी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके, क्योंकि क्लास से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी 7 हो रहे हैं कभी 6 हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाले जो अब मृदभांड पे हम नजर डाल लेते हैं। ये वाले जो मृदभांड है ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें कोटदीजी से मिले हैं। कोटदीजी में इस तरह के मृदभांड बनते थे, यानी आपकी पॉटरी बनती थी, आपके बर्तन बनाए जाते थे इस शेप में। और जो इस वाली स्लाइड में आप देखिए, देखिए इस नजर इस साइड को देख रहे हैं, ये है आपके नाल के मृदभांड। जो नाल हमने जगह पढ़ी उसमें ये मृदभांड मिलते थे। और ये जो मृदभांड है देखिए, इसमें आपको दिख रहा है मछली के चित्र बनाए गए हैं, यहाँ कुछ अलग जैसे चित्र बनाए गए हैं, इसमें कुछ अलग जैसे फूल पत्तियों जैसे चित्र बनाए गए हैं। तो ये विशेषता कहाँ की है, ये आपके नाल के जो मृदभांड है उनकी विशेषता है। यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है यहाँ तक? ओके ओके, चलिए यस ठीक है। मैम, यस अब मैम। ठीक है ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हो गई आपके जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां के प्राक जो सैंधव स्थल है उनके बारे में। अब हम नजर दौड़ा लेते हैं आपके जो भारत में हमें प्राक सैंधव स्थल मिले हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान वाला जो एरिया है, वहां हमें क्या मिलते हैं प्राक सैंधव स्थल। सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है कालीबंगा। जो कालीबंगा है ये आपका मतलब तीनों जो काल है उनका प्रतिनिधित्व करता है। आपके प्राग सैंधव स्थल भी उस टाइम भी यहाँ से अवशेष मिले हैं, बाद में जब विकसित हड़प्पा सभ्यता है उस टाइम भी हमें यहाँ से एविडेंस मिले हैं। और आगे जब आपका उत्तर हड़प्पा काल आता है देखिए, उस टाइम भी हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। जो कालीबंगा है देखिए, इसका अर्थ है आपका काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे वाले जो आपका विकसित हड़प्पा काल है उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये दो चीजें होगी आपकी प्राक सैंधव स्थल से। ठीक है, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हमें रोहिल और मसूर सना दो दो स्थान है वो मिले हमें प्राक सैंधव स्थल। और हरियाणा में देखिए, वॉइस नहीं आ रही है दीपिका, दीपिका बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही है?
हेलो हेलो हेलो। मैम हमें आ रही है मैम। अच्छा, तब शायद दीपिका के पास नेटवर्क कम हो सकता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हरियाणा है देखिए, वहां से हमें पूनम भी बोल रही है, वो नहीं आ रही है, पूनम शर्मा बोल रहे हैं, वॉइस नहीं आ रही है मैम। रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, क्या पता फिर आ जाए, क्योंकि कुछ को आ रही है देखिए, कुछ को नहीं आ रही है। इसका मतलब आप लोगों की ओर से कुछ दिक्कत है, क्योंकि मेरी ओर से तो आ रही है। ठीक है, ओके। चलिए, जिनके पास नेटवर्क नहीं है तो वो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हरियाणा में हमें कौन कौन से स्थल मिले हैं। देखिए आपके बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, भीरना और सिसवाल। हाँ जी पूनम। आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है? नहीं पूछ रहे हैं कुछ, शायद नेटवर्क कम हो इनके पास। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी मैम आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम ये हो गया हरियाणा की बात। अब हम गुजरात वाला एरिया देख लेते हैं। वहां से हमें तीन जो स्थान है देखिए, आपका पादरी, कुंतासी और धौलावीरा से हमें क्या मिले हैं, वहां से हमें मिले हैं। पूनम बोल रहे हैं मैम मेरे को स्क्रीन भी हाफ शो हो रही है। आप ना रीजॉइन कर लीजिए एक बार या तो, क्योंकि बाकियों को तो आवाज क्लियर आ रही है, तब शायद आपके ही उसमें फोन में शायद नेटवर्क कम हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन जो आपके स्थल है देखिए, ये है आपके प्राग सैंधव स्थल। ठीक है, अब देखिए जो प्राग कालीबंगा की हमने बात की है, उसकी टाइमिंग हम देख लेते हैं। उसकी जो टाइम है देखिए, वो है आपका 2920 से लेकर आपके 2550 बीसी। अरे मेरी ओर से तो क्लियर है, मैसेज कर रहे हैं ना, स्क्रीन दिख रही है बोला ना, वॉइस बाकियों को तो ठीक आ रही है। चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि हमें क्लियर आ रही है, जिसको क्लियर आ रही है। जिनको नहीं आ रही है आवाज, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अनु तो बोल रहे हैं उनको क्लियर है, कुलविंदर भी बोल रहे हैं अभी आ रही है, क्लियर है मैम। अंकुश भी बोल रहे हैं कि क्लियर है। तो देखिए, मुझे लगता है मेरी ओर से तो ठीक है, आप लोगों के शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। रीजॉइन कर लो एक बार, क्या पता फिर आ जाए नेटवर्क। चलिए, हम बात कर रहे थे कि जो कालीबंगा का टाइम है देखिए, वो है आपका 2920 से लेकर 2550 बीसी तक। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। जो आपका किला है यहाँ का, उसका दुर्गीकरण किया गया है, मतलब उसके चारों ओर क्या की गई है, आपकी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। और इसमें किसका प्रयोग किया गया है, आपके कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इसके साथ यहाँ से हमें जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में जो गोमेद जो रत्न है, उसके भी हमें यहाँ से क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी प्राक जो सैंधव स्थल है जो भारत से मिले। देखिए, जो कालीबंगा से हमें मृदभांड मिले हैं, उनमें ये जो इतने सारे जो चित्र है देखिए, अलग अलग तरह के चित्र किए जाते थे। ये उन मृदभांडों या बर्तनों पे क्या किया जाते थे, उन उस टाइम के लोगों के द्वारा उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो प्राक आपका कालीबंगा के जो बर्तन बनाए जाते थे या पॉटरी बनाई जाती थी, उसमें ये आपके चिन्ह होते थे। आगे हम अब चलते हैं, ये हो गया आपका प्राक सैंधव स्थल। अब हम बात करते हैं आपके विकसित सभ्यता के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता जो विकसित सभ्यता थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो सैंधव सभ्यता थी देखिए, वो दक्षिण भारत की क्या थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। जो विकसित
दीपिका बोल रहे नहीं आ रही है आवाज। अब मैं क्या करूं, सबको बाकियों को तो क्लियर आ रही है आवाज। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती ना अगर आपके नेटवर्क नहीं है, क्योंकि अगर तो सबको नहीं आ रही होती तो तब मेरे पार्ट में कमी होती। अगर आपको नहीं आ रही है तो आपके पास नेटवर्क कम हो सकता है। किसी से वाईफाई ले लीजिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके विकसित सैंधव सभ्यता की। जो विकसित सैंधव सभ्यता है, देखिए वो क्या है आपकी दक्षिण एशिया की, क्या है वो आपकी पहली नगरीय सभ्यता है। मतलब पहली बार क्या है, नगर जो है वो अस्तित्व में आए। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या जर्नी रही। देखिए सबसे पहले 1826 ईस्वी की हम बात करते हैं। जो एक अंग्रेज अधिकारी थे आपके चार्ल्स मैसन, देखिए उन्होंने क्या किया, वो हड़प्पा जो किला है वहां पे गए और उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने क्या किया, एक लेख लिखा। और उनके लेख का नाम है आपके देखिए नैरेटिव ऑफ जर्नीज। ये इन्होंने एक लेख लिखा। इन्होंने इस लेख में क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि जो हड़प्पा का टीला है वो आपका कितना पुराना है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपके सिकंदर और पोरस के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। सिकंदर कहाँ का राजा था, वो थे मैगदुनिया के शासक जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, जिसके बाद क्या था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और पोरस कहाँ का शासक था, देखिए जो झेलम और चिनाब नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है, देखिए वहां पे क्या था, वहां पे पोरस का साम्राज्य था। और इन्होंने अपने इस जो नैरेटिव ऑफ जर्नीज में बताया है कि जो हड़प्पा का टीला है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सिकंदर और पोरस का युद्ध हो गया था। इन्होंने अपने इस लेख में ये बताया। फिर हम बात करते हैं आगे, देखिए 1856 की। 1856 में देखिए क्या होता है, दो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। ये दो क्या होते हैं, ये आपके जो लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन जा रही थी उसका काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इनको रास्ते में जब हड़प्पा जो स्थल मिला वो मिला, इन्होंने वहां की जो ईंटें थी उनका उपयोग क्या किया, उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए डाल दिया। ठीक है, तब तक हमें कोई ऐसा पता नहीं था, ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी महान या इतनी पुरानी सभ्यता भी हो सकती थी। ठीक है, आगे देखिए 1500 जो 53 से 73 1853 से 1873 के बीच का जो टाइम है, देखिए ये इसके बीच में जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, जो मैंने आपको बताया था कि आपके जो भारत का पुरातात्विक जो विभाग है, सर्वेक्षण विभाग है, ASI, उसके जो डायरेक्टर थे पहले, या उनके जो पितामह थे, वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। और एक अंग्रेज ने तो इनको वहां की एक सील भी दी थी, मतलब एक मुहर, जो मुहर थी अंग्रेज को वहां पे मिली थी, उसने वो दी थी। तो जो अलेक्जेंडर थे वो उसके उस सील के उसमें एक जो बैल की आकृति थी वो उसको नहीं समझ पाए कि इसका ये महत्व हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये आपकी विदेशी मुहर है। तो और इस तरह से वो भी इस सभ्यता के बारे में क्या है, पता नहीं कर पाए। आगे देखिए, अब हम देखते हैं 1920 में क्या हुआ। जो देखिए ASI के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में क्या हुआ, जॉन मार्शल थे आपके जो आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल। और उनके निर्देशन पे आपके जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, देखिए उन्होंने पंजाब जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहां के मोंटगुमरी जिला रावी नदी के किनारे पर क्या किया, हड़प्पा की खोज की। ठीक है, सबसे पहले जो खोज की गई थी, किस स्थल की खोज की गई थी, हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हड़प्पा की क्या है, खोज हो जाती है। तो अब हम नामकरण के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इनके नाम किस तरह से आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ा, सिंधु सभ्यता पड़ा, या आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनके यहाँ नाम दिए गए हैं, देखिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कुछ इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी मानते हैं। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले जो स्थान मिला है वो मिला है आपका हड़प्पा। तो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल हमें जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पे सबसे पहले हड़प्पा मिला, तो इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता।
बात होगी एक। दूसरी बात देखिए, जो जॉन मार्शल है, देखिए जब हम ये सभ्यता मिली थी तो उन्होंने इसका नाम उस टाइम दे दिया था सैंधव सभ्यता, क्योंकि ये क्या था, सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के अराउंड में थी, तो उन्होंने बोला ये सैंधव सभ्यता है। बाद में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जो इन्होंने 1931 में लिखी। तो इन्होंने इसमें बोला था कि बाद में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बड़े लेवल पे हो सकता है, तब इस सभ्यता का नाम क्या रखा जाएगा, भारतीय सभ्यता रखा जाएगा। ये बात की थी जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब बात हम करते हैं मार्टिमर व्हीलर के बारे में। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, देखिए, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इन्होंने इस बुक में क्या बोला, इसमें इन्होंने इस सभ्यता का नाम दिया सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता इसको तभी नाम दिया कि जो मेजर नदी थी वो थी आपकी सिंधु नदी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। जो आपके पाकिस्तान के एक इतिहासकार है, देखिए AR मुगल, इन्होंने बोला इसको बृहत्तर सिंधु सभ्यता, मतलब जो बड़े विस्तृत स्तर पर है, सिंधु सभ्यता नाम इन्होंने दिया। और गार्डन चाइल्ड हुए हैं एक और इतिहासकार, इन्होंने इसे बोला प्रथम नगरीय क्रांति, कि पहली बार जो नगरों को लेकर क्रांति हुई थी तो वो इस सभ्यता में हुई थी, तो इन्होंने इसका नाम दिया आपका फर्स्ट नगरीय क्रांति। ठीक है, तो ये होगी नामकरण पे बातचीत। अब हम बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का काल है, देखिए जो इसका टाइम पीरियड है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं कि विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं इस पे, और उन्होंने अपने अपने ही हिसाब से क्या किया है, इसकी तिथि निर्धारित की है कि ये सभ्यता कब से कब चली, इतनी पुरानी है या इससे अब से अब तक ये चली। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वाला ये जो आपका तिथि निर्धारण है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला कि 3250 BC से लेकर 2750 BC तक क्या चली आपकी सैंधव सभ्यता थी, ये टाइम पीरियड इन्होंने दिया। उसके बाद आ गया आपके एंड्रोस मैके, इन्होंने बोला कि 2800 से लेकर आपके 2500 BC तक चली हड़प्पा सभ्यता। फिर आपके माधव स्वरूप वत्स ने बताया 3500 से 2700, इन्होंने तो बहुत पुरानी बता दी, माधव स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद आपके चौथे आगे CJ गेड, इन्होंने बोला आपकी 2350 से 1750। और उसके बाद मार्टिमर व्हीलर जो है, ये आपके एक ब्रिटिश थे, इतिहासकार थे, इन्होंने 2500 से बोला 1500। फिर ये आप लोग सारे देख लेना कि कौन कौन से किस किसने क्या नाम दिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए वो है आपका जॉन मार्शल के बारे में आप पता रख सकते हैं, जो दूसरे नंबर पे मैके हैं उनके बारे में रख सकते हैं पता, और व्हीलर के बारे में रख सकते हैं पता। फिर आप देखिए 8वें स्थान पे जो DP अग्रवाल और रोमिला थापरे, देखिए उन्होंने दी है आपकी 2300 से 1750। और जो आपकी C14 जो हमारी पद्धति है वो भी हड़प्पा की क्या बताती है, इसी वाली तिथि को निर्धारित करते हैं कि हड़प्पा इस टाइम पीरियड में थी। और आप सबसे लास्ट में NCERT वाला भी रख सकते हैं कि NCERT में क्या बताई गई है, NCERT में आपकी 2500 से 1800 BC पूर्व तिथि निर्धारित की गई है। तो ये बात होगी आपके हड़प्पा के काल निर्धारण के बारे में। और सबसे पहले जो हड़प्पा का काल निर्धारण किया था वो आप ही लोग याद रखना, वो किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं उनके आधार पर बताया था कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इतनी पुरानी थी। और जो देखिए मेसोपोटामिया और आपकी मिस्र की जो सभ्यताएं थी वो क्या थी, वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के कंटेम्पररी थी। तो उन्होंने उस आधार पे बोला कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये इतनी पुरानी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्र है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जो आपके हमें स्थल मिले हैं सैंधव सभ्यता के, वो है आपके मुंडीगाक और शोर्तगई। जो शोर्तगई है ये क्या था, ये एक व्यापारिक मंडी जैसे थी। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ से व्यापार कहाँ के लिए होता था, आगे दूसरे देशों के लिए होता था, आपके आगे मेसोपोटामिया के लिए चलता था व्यापार इनका। ठीक है, तो ये एक व्यापारिक मंडी थी, ये कहाँ थी, अफगानिस्तान में।
अब हम पाकिस्तान वाले जो एरिया है उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए बलूचिस्तान में देखिए कितने सारे स्थल थे आपके सैंध सभ्यता के। देखिए मेहरगढ़ हो गया, सुतकागेन डोर हो गया, सुतकागो हो गया, बालाकोट हो गया, राना गुंडई हो गया, कुल्ली हो गया, क्वेटा घाटी हो गया, दमसावात हो गया, डाबरकोट हो गया। ये है आपके बलूचिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, ये है बलूचिस्तान प्रांत, ये है सिंध प्रांत और ये है पंजाब प्रांत। पाकिस्तान में भी क्या है, वहां भी पंजाब प्रांत है। और पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में हमें क्या मिलता है, हड़प्पा मिलता है। और जो है आपका मोहनजोदाड़ो वो है आपका सिंध वाले प्रांत में। देखिए सिंध वाले प्रांत में हमें क्या क्या स्थल मिले हैं, कोट डीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चुनहुदड़ो और जुरेद जोदड़ो। ये हमें जितने भी जोदड़ो है ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें सिंध प्रांत से मिले हैं। ये आपने ध्यान रखना कि जोदड़ो, जितने भी जोदड़ो जोदड़ो जिनके एंड में लगा है वो हमें सिंध प्रांत से मिले हैं। देखिए पंजाब, जो पंजाब वाला पाकिस्तान वाला एरिया है उसमें हमें हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, जलीलपुर और गुमला, ये इनमें से मेन स्थान तो आपका हड़प्पा ही है। ठीक है, ये होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात। अब हम आते हैं भारत की ओर। भारत का जो पंजाब वाला एरिया है, देखिए यहाँ से हमें कौन से स्थान मिले हैं, आपका रोपड़ हो गया। रोपड़ में हमें क्या मिलते हैं, कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं, दफन किया हुआ साथ में माली के साथ कुत्ते के साक्ष्य। और आपका बाड़ा, संगोल, चक 86, ये जगह का नाम है चक 86। ठीक है, ये जो स्थान है ये हमें आपके पंजाब भारत से मिले हैं। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मांडा। ये क्या है, ये सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी वाला एरिया है। सबसे उत्तर में जो कौन सा एरिया पड़ता है वो आपका मांडा पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में देखिए आलमगीरपुर, बड़ा गांव और हुल्लास। और राजस्थान में तो सबको पता है कि कालीबंगा। ठीक है, तो ये बात होगी कि विस्तार कहाँ तक था। आगे देखिए, अब हम गुजरात वाले एरिया की बात करते हैं। गुजरात में हमें क्या मिले हैं, सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं। देखिए जो गुजरात है वहां पे क्या है, वहां पे दो खाड़ियां हैं, मतलब दो एरिया है। एक हो गया आपका खंभात की खाड़ी और एक हो गया कच्छ का रण। ठीक है, जो कच्छ का रण है देखिए वहां पे हमें क्या मिले हैं, 3 स्थल मिले हैं आपके सिंधु सभ्यता के। पहला हो गया धौलावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां मिली है। और देसलपुर, ये 3 हो गए। अब हम बात करते हैं खंभात की खाड़ी में। आपने याद रखना कि कच्छ का जो रण है वहां हमें सिर्फ 3 जो वो मिले हैं, 3 ही हमें यहाँ पे स्थान मिले हैं। ये आप याद कर सकते हैं, या आप लोग इन इन जो स्थान है इनको याद रखने के लिए आप नेट पे आजकल इतनी ज्यादा ट्रिक्स है वो आप कर सकते हैं ऐड, कि ये ट्रिक है याद करने के लिए, अपनी आसानी के लिए जैसे आपने करना होगा आप लोग वैसे कर सकते हैं। अब हम खंभात की खाड़ी की बात करते हैं। देखिए इसमें आपका रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, रोजदी हो गया, कुंतासी हो गया, नागेश्वर हो गया, प्रभास पट्टन, तेलौद, शिकारपुर, मेघम, भोगात्र। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए आपका रंगपुर, लोथल, रोजदी और आगे शिकारपुर, ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, देखिए उसका आकार क्या है, वो है त्रिभुजाकार, ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप में इसका जो वो है वो आपका इसका आकार है। ठीक है, जो नए शोध हुए हैं देखिए उसके आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने भाग पर फैली हुई है, वो आपके 5 लाख वर्ग मील में फैली हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो मैप है देखिए इसमें हम बताते हैं। देखिए सबसे उत्तर में जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता का वो है मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे है, आपका चिनाब नदी का। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सोचिए या समझिए। सबसे उत्तर वाली साइड को है आपका मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है। सबसे ईस्ट वाली साइड को है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, ये कहाँ है आपका, ये यूपी में है और ये है हिंडन नदी के किनारे। और सबसे साउथ में है देखिए दैमावाद। दैमावाद हमने कहाँ पढ़ा था, जॉर्वे संस्कृति के अंडर। जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा जो स्थान है वो है दैमावाद और ये है प्रवरा नदी के किनारे। और सबसे देखिए इस साइड को, वेस्ट वाली साइड को सुतकागेन डोर, ये कहाँ है आपके, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, ये आपका दाश्क, जो दाश्क नदी है वहां पे बहती है उस नदी के किनारे ये है। ये एक व्यापारिक स्थल था यहाँ पे आपकी व्यापारिक मंडियां स्थापित की जाती थी। तो ये हो गया। इस साइड को जो एरिया है देखिए वो है 1600 किलोमीटर और ऊपर से जो नीचे को एरिया है देखिए वो है 1400 किलोमीटर।
तो ये बात होगी हमारे जो इसके एरिया के बारे में, और ये होगी कि किस साइड को कौन सा सबसे आपका कौन उत्तरी स्थान है, कौन दक्षिणी स्थान है, कौन पूर्व की ओर सबसे पूर्वी स्थान है, और कौन सबसे वेस्ट वाली साइड को कौन सा स्थान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो किन्हें माना जाता है कि कौन लोग जो थे वो किस जाति से संबंध रखते थे, उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जो बीबी लाल है आपके हिस्टोरियन, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ है, उनकी डेथ हुई है पिछले हफ्ते। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा मतलब बहुत ब्रॉड तरीके पे उन्होंने क्या किया है, काम किया है, उत्खनन किया है। और जो हमारा हिमाचल वाला एरिया है, जो हिमाचल वाला एरिया है उसमें भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काम किया है। जो आपके बाणगंगा और ब्यास वाला जो एरिया है, वहां पे जो हमें स्थल मिले हैं, देखिए पाषाण कालीन, उनकी जो उनका जो उत्खनन है वो भी इन्होंने ही करवाया है। ठीक है, तो देखिए, सर्वप्रथम जो बीबी लाल है, उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो और ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो क्या थे, वो एक ही थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो आर्य है वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो यहीं के थे, और यही हड़प्पा सभ्यता के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने ये बात सबसे पहले बताई थी। अब देखिए, जो अलग अलग विद्वान है, सबने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है कि कौन इसके संस्थापक थे, ये कहाँ से आए थे। देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ये क्या बताते हैं, ये बोलते हैं सिंधु घाटी के जो निर्माता है वो है आर्य लोग। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं, वो है आपके गार्डन चाइल्ड और व्हीलर और क्रैमर। ये क्या बोलते हैं, जो मेसोपोटामिया है वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ही यहाँ आकर क्या किया, उन्होंने यहाँ आकर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। पर ये वाला तो मतलब बिल्कुल वो है कि वो लोग कहाँ से आ सकते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी और उनकी जो लिपि है वो पढ़ी गई है, और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की है जो लिपि है वो तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दीपिका मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है कब से। क्या नहीं आ रही है वॉइस, क्या सच में नहीं आ रही है सबको, कि मैं ऐसे तो नहीं मैं बोले जा रही हूँ। नहीं मैम, आ रही है आपकी आवाज। इनके शायद खुद मतलब नेटवर्क कम होगा ना, तब इनको आवाज नहीं आ रही है। चलिए दीपिका, आप ना अपना नेटवर्क ठीक कर लीजिए, फिर तभी आपको शो होगी क्लास, या तो फिर अब रिकॉर्डिंग ही देख सकते हैं आप। चलिए, हम बात कर रहे थे आपके कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने स्थापना की। तो ये बात तो आज के टाइम में ये बिल्कुल गलत साबित हो गई है। तो दूसरे मतलब ये जो इन्होंने ये थ्योरी क्यों दी थी कि जो आपके मेसोपोटामिया है, देखिए वो आपकी विदेशी सभ्यता है, मतलब कि विदेशियों ने आकर क्या किया, यहाँ सिंधु घाटी के का निर्माण रखा। क्योंकि ये जो लोग थे ये आपके अंग्रेजों के हिस्टोरियन थे, तो इन्होंने उस हिसाब से ये थ्योरी दी थी। आगे हम बात करते हैं, राखलदास बनर्जी और सुनीति चटर्जी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो ये लोग थे, जैसे यहाँ पे जो जिन्होंने निर्माण किया वो क्या थे, वो द्रविड़ थे। और द्रविड़ किसे माना जाता था, हमने जब इनकी जातियों के बारे में पढ़ा था देखिए पिछली क्लास में, तो इसमें बताया गया था जो भूमध्य सागरीय होते थे लोग, उनको ही द्रविड़ माना जाता था। जो आपके बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पे बोला जाता था कि वहां द्रविड़ लोग रहते थे, तो इन्होंने बोला है कि द्रविड़ लोग इसके निर्माता थे। अब हम आगे बात करते हैं, अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल ने क्या बोला है। जो राजस्थान के एरिया में हमने देखिए जो आपकी प्राक जो सभ्यता पढ़ी हमने, सैंधव सभ्यता, सोथी संस्कृति, इन्होंने बोला कि उस सभ्यता संस्कृति के जो लोग थे उन्होंने ही आगे क्या किया, आपकी सैंधव संस्कृति की भी निर्माण किया। और देखिए जो सोथी संस्कृति के पास वाला जो हमने एक क्षेत्र पढ़ा था आपका आहाड़ संस्कृति, आहाड़ और जो गणेश्वर वाला एरिया था, गणेश्वर के साथ ही हमने बताया था आपको कि तांबे की खानें थी आपकी खेतड़ी में, और खेतड़ी से क्या होता था, आपकी हड़प्पा सभ्यता के लिए क्या आता था, आपका तांबा आता था। तो ये लोग बोलते हैं कि जो सोथी संस्कृति थे उन्होंने ही क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की, आगे निर्माण किया। अब हम लास्ट में पढ़ते हैं आपके फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने, इन्होंने क्या बोला है, देखिए इन्होंने बोला जो ग्रामीण संस्कृतियां या बलूची ग्रामीण संस्कृतियां थी, जो पहले से चली आ रही ग्रामीण संस्कृतियां है, उन्होंने ही क्या किया, आगे हड़प्पा सभ्यता की क्या की,
स्थापना की, आगे सिंधु सभ्यता के निर्माता वही बने। और आज की डेट में यही वाला जो वो एक कारण है कि ये इन लोगों ने ही क्या किया है, निर्माण किया है, इसको ज्यादा क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होगी साइट्स हैं, जो कुछ एक मेन साइट मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। जैसे हो गया, आपको लग जाएगा पता कि कौन सी साइट कहाँ पे है। सबसे ज्यादा जो साइट मिली है हमें, देखिए वो आपके राजस्थान वाले एरिया में मिली है, यहाँ जैसे मिली है सबसे ज्यादा साइट आज की टाइम में। ठीक है, तो आप ये लोग, आप ये चीजें आप मैप में भी देख सकते हैं, खुद इंटरनेट में कर सकते हैं, आप हड़प्पा सभ्यता को सर्च कर सकते हैं तो सारा आ जाएगा आपके सामने। अब हम इसके जो मेन स्थान है कुछ एक, उनके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं आपके हड़प्पा की, कि हड़प्पा की खोज कब हुई, क्या क्या यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या चीजें यहाँ से रही हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइम माना जाता है, मतलब मोटे तौर पर क्या माना जाता है, यहाँ का टाइम डिसाइड किया गया है आपका 3300 BC, मतलब 3300 ईस्वी पूर्व जो टाइम है वो डिसाइड किया गया है हड़प्पा का। और इसकी खोज के बारे में तो सबको पता है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और इसका जो उत्खनन है देखिए वो 1946 में किसने किया था, व्हीलर ने किया था। और 1964-65 में इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने भी किया था। इसमें उत्खनन बाद में आगे होते रहे। ठीक है, अब देखिए इसके उपनाम क्या क्या हैं, जो इसको नाम दिए गए हैं। इसको गेटवे सिटी भी बोला गया है। यहाँ मतलब यहाँ पे क्या था, तोरण था बहुत बड़ा, जैसे गेट थी यहाँ पे, तो इसको गेटवे सिटी भी बोला गया है। इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी बोला गया है। अर्ध औद्योगिक नगर इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ से हमें आगे क्या मिले हैं, यहाँ से हमें आपके श्रमिकों के घर मिले हैं। जो श्रमिक लोग होते थे उनके घर हमें यहाँ से मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अर्ध औद्योगिक नगर मिले हैं, नगर कहा जाता है। और साथ में हमें यहाँ से उद्योग भी मिले हैं, इस वजह से इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं। साथ में इसे क्या कहा जाता है, प्रशासनिक नगर कहा जाता है, कि जो हड़प्पा थी वो मेन प्रशासनिक नगर क्या था, जो सारे प्रशासनिक कार्य होते थे वो कहाँ से होते थे, हड़प्पा से होते थे। सारे जो राजनीतिक काम होते थे वो हड़प्पा से चलते थे। जो आपके पिगट महोदय हुए हैं, एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने क्या बोला है, देखिए उन्होंने बोला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थे, वो सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। ये बात बोली है आपकी पिगट महोदय ने। और ऋग्वेद में हमें यूरोपिया नाम से एक शब्द मिलता है, उसकी पहचान इतिहासकारों ने क्या की है, वो की है उन्होंने हड़प्पा से, कि जो यूरोपिया शब्द मिला है वो हड़प्पा से है उसका संबंध। अब हम बात करते हैं यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिली है एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से देखिए हमें टीले मिले हैं, 2 टीले मिले हैं, एक का नाम है मॉड AB और एक का नाम है मॉड F। ठीक है, 2 टीले मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से जितने भी हमें घर मिले हैं देखिए, सभी घरों से हमें क्या मिले हैं, शौचालय यानी टॉयलेट के साक्ष्य हमें मिले हैं। देखिए कितना पुरानी सभ्यता है, उस जमाने में लोगों ने क्या है, अपने घरों में क्या कर लिए थे, शौचालय बना लिए थे। और यहाँ से हमें श्रमिक आवास मिले हैं, और यहाँ से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार क्या किया जाता था, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अन्न का ग्रहण करते, मतलब अन्न का वो करते थे, अन्न का स्टोर करते थे। अन्न जो अन्नागार है वो हमें बहुत सारे जो स्थान है वहां से मिले हैं। आपके मोहनजोदड़ो से भी हमें क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। देखिए यहाँ से दूसरा जो ओखली मिली है उसमें हमें क्या मिले हैं, जले हुए गेहूं और जौ की भूसी हमें उससे मिली है। यहाँ से देखिए हमें कब्रिस्तान मिला है, और उस कब्रिस्तान का नाम क्या रखा गया है, R37। और इस R37 में हमें एक ताबूत मिला है लकड़ी का, जो कि देवदार का बना हुआ है। और यहाँ के जो हमें अस्थि पंजर मिले हैं कब्रों में, उनके मतलब जब उनका अध्ययन किया गया, स्टडी की गई, तो उसमें ये पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे ग्रसित थे, वो आपके गठिया रोग से ग्रसित थे। और साथ में हमें यहाँ बच्चे की जो वो मिला है, बच्चे की जो अस्थि पंजर किसके साथ मिला है, एक माता के साथ हमें दफनाया हुआ मिला है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद जब वो बच्चा पैदा हो रहा था तो शायद उसी टाइम में आपका माता की मृत्यु हो गई और बच्चे की भी मृत्यु हो गई, तो उनको एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। और सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ हमें कांसे पात्र, तांबे की वस्तुएं, यहाँ से हमें क्या मिला है, गधे और मछली की हड्डियां मिली है। ठीक है, तो ये बात होगी।
ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी चीजें, जो हड़प्पा वाला जो क्षेत्र है आपका, बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है। अब सारी चीजें हम यहाँ कैसे रख सकते हैं, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताई है कि ये चीजें हमें यहाँ से मिली है। फसलों में हमें यहाँ से गेहूं, जौ, तिल, तरबूज, मटर, खजूर और चावल, बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात हो गई हड़प्पा की। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछ लें आपसे, तो तब तो इतना सा तो रखना ही पड़ेगा कि ये चीजें क्या है, मेन है। तो ये लोग, ये क्या करना आप, ये आप अपना वो कर लेना, आप नोट्स बना लेना इसके। देखिए ये वाला जो एरिया, ये है आपका हड़प्पा का टीला। इस तरह से जब उत्खनन किया गया, देखिए टीला ये है हड़प्पा का। और ये वाला जो है हमें, ये देखिए कुआं, साथ में कुआं घर हो गया, और यहाँ आपका स्नानागार होता था, और ये स्नानागार की नाली यहाँ से नीचे को। ठीक है, तो देखिए कितने सुनियोजित ढंग से इन्होंने उस जमाने में व्यवस्था की गई होती थी। और ये वाला हमें क्या मिली है, युगल जो कब्र मिली है वहां से, हड़प्पा से। ठीक है, तो इसमें साथ में देखिए, यहाँ आप चीजें देख रहे हैं, साथ में जो और चीजें डाली जाती थी वो भी हमें यहाँ से पता चलती है। तो ये बात होगी हड़प्पा की। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है कि आवाज आ रही है सबको? यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं आगे मोहनजोदड़ो की। जो दूसरा स्थान है देखिए मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो, देखिए उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो है आपका मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों माना जाता है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, यहाँ से हमें 7 स्तर मिले हैं, यानी 7 लेयर्स मिली है। सबसे नीचे वाली लेयर अलग है, उसके ऊपर और लेयर है, और लेयर है, और लेयर, ऐसे चढ़ती गई है इसकी लेयर्स। और ये लेयर्स हमें क्या बताती है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे जो सिंधु नदी है उसमें क्या हो जाता था, उसमें बाढ़ आ जाती थी, और उस वजह से क्या है, ये जो मोहनजोदड़ो है उसका क्या हो जाता था, विनाश हो जाता था। फिर यहाँ फिर से नया फिर से ये बस जाता था, और फिर से बाढ़ आती थी। ये वाला स्टेप तबाह हो गया, फिर बाढ़ आएगी, ये तबाह हो गया। इस तरह से हमें यहाँ कितने वो मिलते हैं, यहाँ हमें 7 स्तर मिलते हैं। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये इसकी स्थिति कहाँ बताई मैंने आपको, सिंध के लरकाना वाले एरिया में, और सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, इसकी विशेषता देखिए क्या है, ये क्या है, स्पिरिचुअल वो सिटी है आपकी, आध्यात्मिक नगर है और अनुष्ठानिक केंद्र है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ से हमें सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ से हमें साक्ष्य मिला है, वो मिला है आपका जो महान, जो आपका बहुत बड़ा जो स्नानागार हमें यहाँ से मिला है, वो हमें दर्शाता है। और उस स्नानागार के आसपास क्या मिले थे, वहाँ आसपास हमें रहने के लिए पुरोहितों के कमरे मिले हैं। तो उस बात से हमें पता चलता है कि ये वाला जो स्थान था, ये शायद कोई आध्यात्मिक नगर रहा हो सकता है, और या अनुष्ठानिक केंद्र रहा हो सकता है। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, देखिए उन पे नजर दौड़ा लेते हैं। यहाँ से हमें एक श्रृंगी जो पशु है उसके प्रतीक वाली 2 चांदी की मुहरें मिली हैं। और सबसे जो भारी बटखरा है, मतलब सबसे जो भारी बट्टा मिला है, वो हमें यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। उसके अलावा हमें यहाँ सुमेरियन नावों वाली मुहर मिली है। इसी के आधार पे कुछ जो हिस्टोरियन बोलते हैं कि सिंधु घाटी के संस्थापक कौन थे, आपके मेसोपोटामिया के लोग थे। मेसोपोटामिया की नाबो वाली एक मुहर मिली है यहाँ पे हमें। और इसके अलावा हमें चांदी का सबसे प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिलता है। अन्नागार जो हमें यहाँ से मिला है वो क्या है, वो सिंधु घाटी सभ्यता और जो जितने भी और स्थल है वहाँ, उन सब में से सबसे बड़ा क्या मिला है हमें, साक्ष्य मिला है, जो यहाँ का वो है अन्नागार है, यहाँ का मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। देखिए यहाँ के जो मृद भांड है, देखिए वो जो बनाए जाते हैं उसमें क्या किया जाता था, उसमें बाहर से कांच की ग्लेजिंग की जाती थी। ठीक है, जो देखिए ग्लेजिंग करने का जो सबसे औपकारी, मतलब जो सबसे प्राचीन हमें उदाहरण मिलता है विश्व में, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें आपके मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ से हमें कुंभकारों की बस्तियां मिली है, जो कुम्हार थे उनकी बस्तियां हमें यहाँ से मिली है। यहाँ से हमें देखिए 700 से भी ज्यादा कुओं के साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज्यादा कुएं कहाँ पाए जाते थे, वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ से हमें हाथी का कपाल खंड भी मिला है, हाथी का जो सर है वो हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा हमें यहाँ से पुरोहित जो पंडित होते हैं उनका घर, पूरा का पूरा घर यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं।
देखिए, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो प्रतिमाएं हमें मिली है वो आपकी जैसे कांसे की नर्तकी हो गई और पुरोहित राजा की प्रतिमा हमें मिली है। देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन डांसिंग गर्ल की अगर हमें कहीं से मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है हमें? वो हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, और हमें यहाँ से पुरोहित राजा की प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी स्थल है हड़प्पा कालीन के, वहां से हमें क्या मिली है, मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो तो मिली ही मिली है सबसे ज्यादा, तभी तो हड़प्पा सभ्यता को क्या माना जाता है, मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। इसके अलावा देखिए, जो अगला यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो स्थान मिला है वो है आपका बृहत स्नानागार। देखिए, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और गहराई है वो हम देख लेते हैं। ये क्या है, 39 फीट क्या है, ये लंबा है, और 23 फीट क्या है, ये चौड़ा है, और 8 फीट ये क्या है, गहरा है। ठीक है, और इसमें उतरने के लिए क्या किया गया है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का यूज किया गया है, और साथ में इसके चारों ओर कमरे मिले हैं, और इसमें जो पानी आता था उसके लिए इसके पीछे नालियों की व्यवस्था थी, और साथ में कुएं की व्यवस्था थी। तो ये क्यों किया जाता था, ये माना जाता है कि ये एक धार्मिक नगर था या धार्मिक केंद्र था, जहाँ पे लोग अपने धार्मिक मतलब वो अभिभावना व्यक्त करने के लिए आते थे। जैसे आज की डेट में भी तो लोग जाते हैं, अपने तीर्थ स्थानों में जाते हैं, अपने चार धामों में जाते हैं, तो क्या पता है उस जमाने में लोगों का चार धाम ये हो सकता है, तो ये माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो वृहत स्नानागार जो आपका ग्रेट बाथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। अब देखिए, हम बात करते हैं सड़कों की। जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें हैं और जो मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं वो किस पैटर्न से बनी थी, वो आपकी ग्रिड पैटर्न से बनी थी। वैसे हम ग्रिड पैटर्न को आगे देखेंगे, पर यहाँ मैं आपको पूरे थोड़ा बहुत बता लेती हूँ। इसमें क्या किया जाता था, इसमें आयताकार जैसे ये ऐसे बनाया गया आयताकार, और जो इसमें जैसे देखिए बीच से यहाँ से और यहाँ से है, ये क्या की जाती थी, सड़कें, और ये जो मेन सड़क है और इसके साथ ये मिलती थी। इस साइड को भी इसी तरह से की जाते थे, आपके आयताकार जो घर बनाए जाते थे वो इस साइड से भी ऐसे बनाए जाते थे, और बीच में जो ये देखिए ये जो बन रही है ये आपकी सड़कें थी। सुनियोजित ढंग से जो सड़कें बनाई जाती थी, नालियां बनाई जाती थी, वो आपकी ग्रिड पद्धति थी। और यहाँ जो मुख्य जो सड़क थी उसके साथ ये क्या होती थी, अटैच होती थी। तो ये है आपकी ग्रिड पैटर्न। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है देखिए आपका, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आपकी सैंधव जो सभ्यता थी उसमें जो सड़कें थी वो किस पद्धति से बनाई जाती थी, ये आपको क्वेश्चन आया था, और उसमें आपका आंसर हो जाना था ग्रिड पद्धति से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, दूसरा जो आपका सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली है हमें हड़प्पा सभ्यता की, वो हमें सबसे ज़्यादा मिली है मोहनजोदाड़ो से, और यहाँ से हमें क्या मिली है, पशुपति की मोहर मिली है। इसमें हमें मोहर में हमें क्या बताया गया है कि एक पशुपति के पशुपति उसे नाम दिया गया है कि वो शिव का रूप है, जैसे मार्शल ने उसे शिव का रूप दिया, आदि आदि शिव उसे कहा गया है। और उस मुहर में हमें क्या मिलता है, उसमें हमें 6 जो जानवर है उनके बारे में पता चलता है। उसमें जैसे हाथी हो गया, चीता हो गया, आपका गेंडा हो गया, भैंसा हो गया, इसके अलावा ये हो गए 4, और 2 हमें इसमें हिरण के बच्चे मिलते हैं जो पशुपति के आसपास रखे गए हैं उस मुहर में। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमें मोहनजोदड़ो से क्या पता चलता है, जो मलेरिया रोग है उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो ये बात होगी मोहनजोदड़ो की। देखिए, ये वाला है आपका ग्रेट बाथ, आप देख ही रहे होंगे। इसमें देखिए उतरने के लिए इसमें क्या है, पौड़ियाँ लगाई गई है, और ये वाला जो आपका एरिया, ये नीचे आपका जो पानी वाला एरिया होता है ये वाला था, और ये वाले जो यहाँ पे मिल रहे हैं ये इसके चारों ओर क्या थे, कमरे बनाए गए थे पुरोहितों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेट बाथ, और ये हो गया डांसिंग गर्ल। देखिए इसकी विशेषता देखिए, एक हाथ में इसमें कितनी सारी चूड़ियाँ दी गई है, और एक हाथ में इसमें कुल 3 या 4 ही चूड़ियाँ है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये होगी आपकी जो पुरोहित राजा हमें मिला है उसकी वो जो मूर्ति मिली है हमें, ये है आपके पुरोहित राजा की मूर्ति।
ठीक है, तो ये हो गया। आज हमने 2 स्थल पढ़े, आपके हड़प्पा पढ़ा, आपका मोहनजोदाड़ो पढ़ा, और जो प्राक सैंधव जो सभ्यताएं थी, संस्कृति थी, उसके बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब वो जो आगे के जो मेन जो स्थल है वो हम कल की क्लास में करेंगे डिस्कस, और साथ में हम और चीजों से रूबरू होंगे।